बेटे वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन बीसिंग ऑनलाइन एजुकेशनल सपोर्ट। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, राइट। और आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स से। देखो बेटे, यहां पर हम कंपाउंड को ब्रॉडली दो क्लास में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक को हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और जो दूसरा हमारा कंपाउंड होगा उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये जो है जब इनको पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो दे डिसोसिएट्स डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक, इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है। या बेटा आप सिंपल बोल सकते हो कि दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, ठीक है। वाटर चूंकि हम सॉल्वेंट लेते हैं क्योंकि वाटर जो है काफी अच्छा सॉल्वेंट होता है पोलर, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एक चीज बेटा कि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, तो देयर एक्वस सोल्यूशन, जिन बच्चों को एक्वस सोल्यूशन का मतलब नहीं मालूम है उन्हें बता दें। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा कि सोल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड इन वाटर में अगर वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है तो उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन, राइट। तो देयर एक्वस सोल्यूशन, यहां बेटा their aqueous solution conduct electricity, do not conduct electricity। क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर आयंस नहीं है, राइट। चलो अब इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन वाटर में, ग्लूकोज, बेंजीन, ईथर, ईटीसी। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये कैसे होते हैं बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। चलो अब इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लेते हैं। ऑब्वियस सी चीज है, इसका जस्ट अपोजिट यहां इलेक्ट्रोलाइट में होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट दे डिसोसिएट, या हम कहें दे गिव्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में डिसॉल्व करें या पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें तो वो आयंस प्रोवाइड करेंगे। देयर एक्वस सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर एक्वस सॉल्यूशन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स की बात कर लें तो जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बेस, सॉल्ट्स, ये सभी जो है किस में आएंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, उनके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स, वीक एसिड भी आते हैं, वो भी डिसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। अच्छा, अब यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की जो बात की जा रही है ना,
अगर उसके रिगार्डिंग हम बात करें तो बेटा उसके रिगार्डिंग बात करने में क्या है कि हम फिर से जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है ना, उनको हम फिर दो क्लास में डिवाइड कर देंगे। किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट, इनको हम फिर से दो क्लास में डिवाइड कर देंगे। एक को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरे को हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलो, ये बात तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस को बोला जाएगा जो आयंस में डिसोसिएट होंगे। तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कब उसे बोलेंगे, कब उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे? देखो, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात की जाए बेटा ना, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये ऑलमोस्ट कितना हो? 1। मतलब हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट्स। ठीक है, तो उसके लिए जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू अप्रोचेस टू 1, राइट। ऐसा नहीं है कि 0.9 हो जाएगा तो हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बेटे, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट कब बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो आइदर अप्रॉक्स इन द रेंज ऑफ 0.1 और लेस देन 0.1 अगर है तो उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर लेते हैं। यानी जो है इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फा की जो वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू हम बोलेंगे कि 0.1 से क्या है? कम है। यानी जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन इज लेस देन 10%। ठीक, तो हम उसको जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखेंगे। नॉर्मल कंसंट्रेशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर बेटे? अच्छा, अब दोनों के एग्जांपल्स की जरा बात कर लें। तो जैसे यहां पर अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स जितने भी हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स, ऑलमोस्ट ये सभी जो हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। जैसे अगर कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हम देखना चाहें तो जैसे NaOH है, HCl है, उसके बाद आपका HBr हम ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एसिड हो गया आपका, बेस हो गया जो है। करस्पॉन्डिंग सॉल्ट की अगर बात कर लें तो सॉल्ट में जैसे NaCl हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, तो कोई भी सॉल्ट हम ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ETC। ठीक है बेटे, अब इसके बाद हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, यहां पर डिसोसिएटेड देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज एन इक्विलिब्रियम between ions and undissociated मॉलिक्यूल। ठीक, आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बीच में यहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है। जैसे एग्जांपल्स में क्या है, वीक एसिड्स आ जाएंगे,
वीक एसिड्स या वीक बेसिस, ठीक, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स etc, जैसे एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सिल्वर क्लोराइड है, बेरियम सल्फेट है, ठीक। इनके प्रेसिपिटेट्स होते हैं लेकिन ये स्पायरिंगली सॉल्युबल होते हैं, कुछ अमाउंट में ये डिसॉल्व होते हैं, राइट। तो ये तो बात बेटा हो गई जो है हमारी इलेक्ट्रोलाइट की और इलेक्ट्रोलाइट के टाइप की, क्लियर। अब हम जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी से रिलेटेड अगर बेटे हम कुछ बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, ये हमको देखना है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन का एक जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा, पहले हम ये देखते हैं, राइट। हमारा टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी, ठीक है। सबसे पहले जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है हम उसकी बात करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा कि ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। डाइल्यूशन के साथ जो है कंडक्टिविटी क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी गई, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी, सॉरी, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी, राइट। अब यहां बेटा क्या है जरा देखो, सबसे पहली चीज है कि आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया कि जैसे जैसे हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक, हम एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन प्लॉट कर रहे हैं और यहां पर हम अल्फा को प्लॉट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन ये पाया गया कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो क्या होता जाता है बेटा, कम होता जाता है, ठीक। तो अगर मान लें कि ये ऑलमोस्ट जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 के आसपास है और यहां अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाएंगे आयोनाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। विथ डाइल्यूशन आयोनाइजेशन इंक्रीजेस, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। सो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट इज वाई ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है बेटे।
यहां पर अब ग्राफ ध्यान देना जरा, बात तो डाइल्यूशन की हो रही, तो फिर कंसंट्रेशन कहां से आ गया? तो ध्यान देना बेटा कि जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो डाइल्यूशन क्या होगा? कंसंट्रेशन का जस्ट अपोजिट। यानी अगर हम कहें कि हम डाइल्यूशन सोल्यूशन का को ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट करते जा रहे हैं, इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा यानी सोल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है, तो जब हम एक्स एक्सिस पर इधर की तरफ आ रहे हैं तो सोल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है, और जितना सोल्यूशन डाइल्यूट होता जा रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। यानी आयोनाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, और आयोनाइजेशन अगर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। राइट? चलो यहां तक तो ये एक्सप्लेनेशन सही था और सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन किया इन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? दिस थियरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस थियरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन conductivity of strong electrolyte। राइट, ये थियरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रॉब्लम क्या थी? देखो बेटे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वहां तो हम बोलते हैं कि वो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, लेकिन बी ऑब्लिक एस बिकॉज के लिए मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा आप हमेशा, लेकिन एग्जाम में कभी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स 100%। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% अपने आप डिसोसिएट होते हैं, तो फिर वहां तो हम ये बात ही नहीं कर सकते कि डाइल्यूशन करने पर जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, क्योंकि वो तो 100% पहले से ही डिसोसिएटेड है। तो फिर आप क्या बोलोगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, तो जो ऑलरेडी 100% डिसोसिएटेड है वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की बात नहीं करेंगे, तो वहां नंबर ऑफ आयंस भी नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी ये ऑब्जर्वेशन है कि भाई ऑन डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन है उसकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो वो कैसे बढ़ती है, इसको आर्हेनियस थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। राइट, तो फिर इसके बाद एक थियरी आई बेटा जिसको हम बोलते हैं दीबाई-हकेल थियरी। क्या बोला जाता है? दीबाई-हकेल थियरी। चलो अब इस थियरी का क्या कहना था? इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जब सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं ऑन डाइल्यूशन, इंटर आयनिक डिस्टेंसेस इंक्रीजेस। जो इंटर आयनिक डिस्टेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? इंक्रीज करते हैं। राइट, सो मोबिलिटी इंक्रीजेस। मोबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और अगर मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है देयरफॉर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, दीबाई-हकेल थियरी के अकॉर्डिंग कहना था कि सॉल्यूशन में जो आयंस प्रेजेंट हैं उन आयंस के बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस, ये जो है अगर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है तो ये बहुत कम होता है, और कम होगा तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इनमें जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इनके मूव करने की टेंडेंसी को क्या करेगा?
कम करेगा। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ता जाएगा, इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएंगे, और वो फोर्स जितना कम होता जाएगा इनके मूव करने की टेंडेंसी अलॉन्ग विद द सॉल्वेंट उतना ज्यादा बढ़ेगा, और टेंडेंसी जितनी बढ़ेगी इनकी मोबिलिटी जब ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी चीज है इनके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, दैट्स व्हाई कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये अच्छे से एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि वो 100% डिसोसिएटेड है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन में जो इंटर आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं उन इंटरेक्शंस के ज्यादा होने के कारण जो है उनकी मोबिलिटी कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सोल्यूशन डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होने पर उनके जो इंटरेक्शंस होते हैं वो इंटरेक्शंस जो हैं वो कम होते जाएंगे और उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, राइट। अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंड दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब ये क्या चीज है बेटा? सबसे पहले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो है, अगर मान लो कहीं सब्जेक्टिव एग्जाम है तो हम थ्योरेटिकल चीजें भी साथ में देखते चल रहे हैं, तो टू द पॉइंट आपको हर एक चीज यहां पर मिलेगी बेटे। बस आपको जो है अपना पेन पेपर लेके बैठना है, वीडियो लेक्चर्स ध्यान से सुने और उसे कंप्लीट नोट करें, राइट। देखो, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो भी 100% डिसोसिएटेड होते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ weak electrolyte increases on dilution, increases on dilution, even weak electrolyte, even weak electrolyte dissociates 100% at infinite dilution, infinite dilution। मतलब बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और उसे भी हम क्या करें, डाइल्यूट करते चले जाएं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। चलो अब बात करते हैं कि अगर सपोज करो हम यहां पर एक टर्म की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे मैं बता दूं बेटा आपको कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम इंडिकेट करते हैं अल्फा से, ठीक है। अब ये अल्फा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड। अच्छा, किसके मोल्स डिसोसिएटेड? ऑब्वियसली बेटा है जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। टोटल जितने मोल्स हमने लिए हैं उस टोटल मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
राइट। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड क्या करेगा बेटा, डिसोसिएट करेगा, तो क्या बनेगा, एसीटेट आयन और प्लस H प्लस। ठीक है, एसीटेट आयन बन गया, H प्लस बन गया। सपोज करो कि अगर इसके हम 1 मोल लेते हैं ना, अगर इसके 1 मोल लेते हैं तो इस 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, अल्फा। भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल में से जो डिसोसिएट हुआ वो कितना डिसोसिएट हुआ, अल्फा। तो बेटा ये बनेगा कितना, अल्फा, और ये कितना बनेगा, अल्फा। अच्छा सपोज करो कि यहां सी अल्फा होता, सी मोल, तो सी मोल होता तो ये कितना डिसोसिएट होता, सी अल्फा। देखो 1 में से अल्फा तो सी में से सी अल्फा, तो सी माइनस सी अल्फा। हम सी को कॉमन ले लें बेटा, तो हमने सी को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। स्टेप एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मतलब 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए, राइट। 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए, तो अगर 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहे हैं तो सी मोल में से सी अल्फा डिसोसिएट होंगे, तो हम यहां लिखेंगे सी माइनस सी अल्फा, और हमने सी को क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अगर सी अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये भी सी अल्फा बनेगा और ये भी क्या बनेगा, सी अल्फा, राइट। अब एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो यहां एसिड के डिसोसिएट होने के कारण जो इक्विलिब्रियम आ रहा है उसे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोलते हैं। तो एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, ये क्या होगा बेटा, ये होता है एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। राइट। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को लाके यहां पुट करो, तो Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा, राइट। फिर बेटा इस C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो Ka इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड आ गया, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। अब अगर यहां पर हम बात करें कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, तो जैसे बेटा हम लोगों ने ऊपर बात की थी ना यहां पर कि जैसे जैसे आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे अल्फा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा। अब सपोज करो बेटे कि हम अगर कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करें, फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो वहां 1 के कंपैरिजन में जो अल्फा की वैल्यू है ये बहुत कम हो जाएगी। मैं कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो अल्फा कम होता जाएगा, राइट। देखो डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो अल्फा बढ़ता है, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब है कंसंट्रेशन कम करना। तो कंसंट्रेशन कम करेंगे तो अल्फा बढ़ेगा, लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अल्फा क्या होगा, घटेगा। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन जब अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाए
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हैं 1 के, क्योंकि अल्फा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब ऐसी सिचुएशन में जो के ए की वैल्यू होगी, ये के ए की वैल्यू हो जाएगी सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा तो हमने कितना ले लिया, 1 ले लिया। और यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अगर हम निकालेंगे तो ये अल्फा इज इक्वल टू आएगा के ए अपॉन सी। तो ये फॉर्मूले बेटे आप ध्यान रखोगे, राइट। वीक एसिड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को निकालने के लिए इन द सिचुएशन व्हेन अल्फा इज लेस देन 1, ठीक, मच लेस देन 1, जहां अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर सकें। अगर नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो फिर यहां से आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकालोगे, राइट। अच्छा बेटे, अगर हम हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितना होगा, सी अल्फा। आप देखो ऊपर हम लोगों ने यही तो किया था, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। तो हम हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा की ये वैल्यू अगर यहां पुट की जाए तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, सारे फॉर्मूले आप ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूले भी अलग से आप ध्यान रखोगे, कभी हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू सी, और अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, के ए अपॉन सी, राइट। अब यहां से क्या होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिस इज इक्वल टू सी को अंदर ले जाओ, तो सी को जब अंदर ले जाओगे तो ये सी स्क्वायर होगा और एक सी से कैंसिल हो जाएगा, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, के इंटू सी। क्लियर है। तो वीक एसिड के लिए H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट के इंटू सी फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करेंगे, राइट। सिमिलर जैसे वीक एसिड के लिए बेटा हम लोगों ने बात की ना, अगर हम बात करें फॉर वीक बेस, फॉर वीक बेस, तो ऑब्वियस सी चीज है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट करेगा, अमोनियम आयन बनेगा और अमोनियम आयन के साथ OH माइनस बनेगा, राइट। अगर मान लिया 1 मोल, तो 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट होगा तो ये भी अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा। अगर C मोल लेंगे तो C माइनस सी अल्फा, C को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा C1 माइनस अल्फा, यहाँ C अल्फा और यहाँ C अल्फा, हो गया। अच्छा, बेस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है बेटा वो क्या होगा, Kb। तो हम Kb इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, तो वही सी अल्फा डिवाइडेड बाई C1 माइनस अल्फा। तो यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb क्या है बेटा, Kb है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अब देखो हम बात करते हैं, अगर Kb की वैल्यू फिर से यहां से निकालें तो C से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। एग्जैक्टली वही फॉर्मूला है जो एसिड के लिए था, बस यहां पे Ka था, यहां Kb हो गया, क्लियर। फिर यहां पर हम बात करेंगे फॉर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, फॉर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में क्या होगा, जब 1 के कंपैरिजन में अल्फा की वैल्यू क्या हो, मच लेस, तो वैसे कंपैरिजन में जो है 1 माइनस अल्फा को हम ऑलमोस्ट इक्वल मान लेंगे किसके, 1 के। और उस सिचुएशन में जो Kb की वैल्यू आ जाएगी, Kb इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, C अल्फा स्क्वायर, राइट। और यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट Kb अपॉन C। अगर आप ध्यान करो तो यही एकदम इक्वेशन आया था वीक एसिड के लिए, लेकिन Kb की जगह क्या था, K था।
अब इसके बाद हम बात करेंगे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन की। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एसिड, आप ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को आगे हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू आइदर C अल्फा हम यूज कर लें, या हम अगर C और अल्फा की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें Kb/C, तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू √Kb/C। तो ये दो फॉर्मूले OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन के आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे, लेकिन एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू C अल्फा तो बेटे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए √Kb/C ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब अल्फा की वैल्यू जो है 1 के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लिजिबल हो। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन √Kb/C तब यूज करोगे जब अल्फा की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में क्या हो, नेग्लिजिबल हो, राइट। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, आगे इन फॉर्मूलों को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर बेटा? ओके।